तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? बेसिकली जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ रखा है। उनकी मदद से हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। जैसे कि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, कैर होता है। इसी प्रकार से हमारे पास स्ट्रिंग होती है। कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है वो सिंगल कैरेक्टर यानी कि अल्फाबेट को स्टोर कर सकता है। वहीं पर अगर हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स यानी कि कोई टेक्स्ट या फिर डेटा या लाइन या पैराग्राफ अगर हमें स्टोर करवाना है तो वहाँ पर हमें मल्टीपल अल्फाबेट्स को लिखना पड़ता है। यहाँ पर स्पेसेस भी होते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं। तो किसी भी प्रकार की टेक्स्ट वैल्यू को सेव करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। और ये स्ट्रिंग जावा ही नहीं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होती है। तो जावा में बेसिकली स्ट्रिंग का क्या और किस प्रकार से यूज़ है, आइए अच्छे से समझते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल वीडियोस में देखा है कि सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग का कोई डेटा टाइप नहीं होता है। वहाँ पर हमें कैरेक्टर और एरे की हेल्प लेनी पड़ती है किसी स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। लेकिन जावा में स्ट्रिंग को सेव कराने के लिए एक डेटा टाइप या फिर कहे तो एक क्लास बनाई हुई है। कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। जैसे अब स्ट्रिंग्स की बात करते हैं तो जावा में बाकी तो हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, कैर इस प्रकार से बहुत सारे डेटा टाइप्स मौजूद होते हैं। सभी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, यानी कि प्रिमिटिव का मतलब है कि जो पहले से बने बनाए हैं। तो जो पहले से बने हुए डेटा टाइप्स होते हैं इनको स्मॉल कैरेक्टर से लिखा जाता है। लेकिन किसी स्ट्रिंग वैल्यू को सेव कराने के लिए कैसे लिखते हैं? जावा में स्ट्रिंग को सेव कराने के लिए string स्ट्रिंग लिखते हैं। किसी वेरिएबल को देते हैं, जैसे कि नेम एक वेरिएबल है और स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप है। जैसे कि बाकी डेटा टाइप को लिखते हैं, जैसे कि इंट एनो लिखा हमने, तो यहाँ पर एनो एक वेरिएबल है और इंट उसका डेटा टाइप है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर नेम क्या है, एक वेरिएबल है और स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप है। हम लोग तो यही समझते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो एक डेटा टाइप नहीं होता है। एक्चुअली में जो स्ट्रिंग होता है वो डेटा टाइप ना होकर के वो एक क्लास है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। लेकिन स्ट्रिंग जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर जावा में स्ट्रिंग का एस जो होता है वो बड़ा बनता है। और जावा का ये रूल होता है कि जावा में जितनी भी क्लासेस बनाई जाएं उन क्लासेस का जो पहला लेटर है या अल्फाबेट है वो बड़ा बनाया जाए। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि जब भी आप किसी क्लास को बनाएं तो उसका पहला लेटर बड़ा रखें। तो यहाँ पर स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है जो पहले से बनी हुई है। हम उसकी मदद से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यूज का यूज करते हैं और हम इस तरह से जावा में स्ट्रिंग का यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप नहीं, एक क्लास है, क्योंकि इसका एस बड़ा बनता है। ये इस बात का प्रूफ है। स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग के बाद हम एक वेरिएबल देंगे, वेरिएबल के बाद हम अगर कोई वैल्यू यहीं पर स्टोर कराना चाहते हैं तो डबल कोट में हम कोई वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम दे देता हूं, धीरेन्द्र शुक्ला, और लास्ट में लगता है सेमीकोलन। अब आगे देखते हैं कि स्ट्रिंग क्लास में जावा ने बहुत सारे फंक्शंस हमें बना करके पहले से दिए हुए हैं और उन फंक्शनों की मदद से हम अपनी स्ट्रिंग के ऊपर या अपने टेक्स्ट के ऊपर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो फंक्शंस, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रिंग अगर हमारे पास कोई है तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। लेट्स सपोज कि हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हम दे देते हैं माई टेक्स्ट। माई टेक्स्ट एक वेरिएबल है। डबल कोट में लिखा हमने कि गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ये एक नॉर्मल हमने स्ट्रिंग ले ली, लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन। यहाँ जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। आप लोगों को एक ही लाइन में कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर माई टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर इतनी लंबी स्ट्रिंग हमने दे दी है। अगर हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम जाएंगे SOPLN के अंदर, यानी कि system.out.println में। यहाँ पे लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम माई टेक्स्ट, डॉट करके फंक्शन होता है लेंथ नाम का, लिखेंगे लेंथ और लगाएंगे पैरेंथेसिस, क्योंकि लेंथ क्या है? एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग क्लास से बनाया गया है। तो लेंथ एक फंक्शन है, इस वजह से इसके लिए पैरेंथेसिस हमने लगाए हुए हैं। और ये वाला जो पैरेंथेसिस SOPLN का है, यानी कि system.out.println फंक्शन का है, उसको हम लास्ट में एक और बार बंद कर देंगे। तो यहाँ पर डबल पैरेंथेसिस हमारे बंद होंगे लास्ट में। तो माई टेक्स्ट डॉट लेंथ अगर लिख देते हैं तो इसकी जगह पर
ये क्या करेगा, इसकी लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। लेंथ कैसे कैलकुलेट करेगा, कैरेक्टर 1 2 3 एक स्पेस 4 5 6 7 8 9 फिर ये 10 स्पेस 11 12 13 14 15 फिर एक स्पेस 16 17 18 19 20 21 फिर इसके बाद स्पेस होगा 22 23 24 25 26 27 फिर एक स्पेस 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 खत्म। तो हमें आउटपुट यहाँ पर 38 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लेंथ को प्रिंट करते समय आप लिखना चाहते हैं कि लेंथ इज इतना, तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा। डबल कोट में हमने एक मैसेज दे दिया लेंथ इज लिखने के बाद प्लस करके कॉन्कैटिनेट कर दिया माई टेक्स्ट डॉट लेंथ फंक्शन को, और यहाँ पर अपना SOPLN का पैरेंथेसिस बंद कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डबल कोट के अंदर एक टेक्स्ट मैसेज है और ये मैसेज प्रिंट होगा पहले, उसके बाद प्लस ऑपरेटर यहाँ पर क्या कर रहा है, जब दो वेरिएबल या फिर एक वैल्यू के बीच में प्लस ऑपरेटर लगता है तो दोनों चीजों को कॉन्कैटिनेट यानी कि जोड़ने के काम करता है हमारा प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पर माई टेक्स्ट डॉट लेंथ से क्या करेगा, एक लेंथ निकालेगा जैसे कि 38, तो 38 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और लेंथ इज उसके आगे लिख करके आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, लेंथ इज और फिर 38 लिख करके आ जाएगा। तो इसी प्रकार से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को और किसी मैसेज को आपस में आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर की मदद से। या फिर लेट्स सपोज कि मान लिया स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, जिसके अंदर मैं अपना पहला ही नाम दे देता हूं। इसी तरीके से एक और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया जैसे कि एल नेम, इसमें मैं अपना एल नेम यानी कि लास्ट नेम दे देता हूं। और जब हम प्रिंट करेंगे तो दोनों को जोड़कर प्रिंट करना है। तो जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, जोड़ने के लिए हम कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे एफ नेम प्लस एल नेम। तो यहाँ पर इस वेरिएबल में भी एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है और इस वेरिएबल में भी एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है। दोनों स्ट्रिंग को क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। कॉन्कैटिनेट करने का मतलब क्या है, दोनों को चिपका देगा या जोड़ करके दे देगा। तो आंसर कैसा आएगा, धीरेन्द्र, और चिपका करके दूसरी स्ट्रिंग को इस प्रकार से दे देगा। और दोनों नामों के बीच में अगर हम स्पेस चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हमें कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। हम लिखेंगे एफ नेम प्लस के बाद हम डबल कोट के अंदर एक स्पेस दे देंगे। तो एफ नेम को प्रिंट करने के बाद एक स्पेस को प्रिंट करेगा, उस स्पेस के बाद तब हम एल नेम को प्रिंट करेंगे। डबल कोट में स्पेस दे दिया, इस स्पेस को प्रिंट करने के बाद फिर से कॉन्कैटिनेट करना है क्या, एल नेम को। तो इस प्रकार से हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करते समय बीच में स्पेस भी इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों वेरिएबल्स जिनको आप कॉन्कैटिनेट करा रहे हैं दोनों में पड़ी हुई वैल्यूज स्ट्रिंग है, तब तो हमारा प्लस का ऑपरेटर क्या करेगा, कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी कि दोनों की वैल्यूज यानी कि टेक्स्ट को आगे पीछे रख करके इंसर्ट कर देगा। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल्स में पड़ी हुई वैल्यूज नंबर है जैसे कि इंटीजर, फ्लोट या डबल, तो फिर यहाँ पर प्लस ऑपरेटर एडिशन का काम करेगा और दोनों नंबर्स को जोड़ेगा। टेक्स्ट को जोड़ा नहीं जा सकता इसलिए यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन होगा, और अगर नंबर होंगे तो यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन होगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इंटीजर n1 वेरिएबल है जिसके अंदर 13 पड़ा हुआ है और इंटीजर n2 वेरिएबल है जिसके अंदर 12 पड़ा हुआ है। और अगर हम SOPLN करते समय n1 प्लस n2 प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पर दोनों को कॉन्कैटिनेट करके 13 और 12 ऐसा नहीं दे देगा, ये गलत है। यहाँ पर दोनों इंटीजर हैं यानी कि दोनों के अंदर नंबर पड़े हुए हैं, तो ये दोनों नंबरों को जोड़ देगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 13 और 12 का सम। 13 और 12 को जोड़ने पर आएगा 25, तो 25 हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर दोनों नंबर्स को कॉन्कैटिनेशन नहीं कर रहा है, एडिशन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट फंक्शंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो और फंक्शंस हैं जैसे कि अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है और हम इस स्ट्रिंग को अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है एक फंक्शन टू अपर केस, तो हम यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे जो कि इस वेरिएबल में स्टोर है इसलिए हमने वेरिएबल का नाम लिखा। डॉट करके हम अपना वो फंक्शन लगाएंगे जो इसे अपर केस में कन्वर्ट करेगा। अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए जावा में बनाया गया है टू अपर केस नाम का फंक्शन। ध्यान रखिएगा टू अपर केस को कैसे लिखना है, टू का टी छोटा, अपर का यू बड़ा और केस का सी बड़ा।
ये भी एक फंक्शन है, इसलिए पैरेंथेसिस लगाया लेंथ की तरह से, और ये फाइनली SOPLN का पैरेंथेसिस बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो हमारी जो स्ट्रिंग है माई टेक्स्ट के अंदर पड़ी हुई है वो अपर केस में कन्वर्ट होकर के तब प्रिंट होगी। ये जो अपने फंक्शन का नाम हमने लिखा है, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आप लोगों को लिखना है। इस तरह से लिखने को कहते हैं कैमल केस। पहले वर्ड का पहला लेटर छोटा और बाकी सभी वर्ड्स के पहला लेटर बड़े। तो यहाँ पर 3 वर्ड हैं, टू, अपर और केस। इन तीनों वर्डों को मर्ज करके एक फंक्शन बनाया गया है, और जब मर्ज करके यानी कि कॉन्काटिनेट करके एक फंक्शन बनाया जाता है तो सभी वर्डों के पहले लेटर को कैपिटल कर देते हैं पहले वाले को छोड़ करके। इस तरह से लिखने को कहते हैं कैमल केस। और जावा में जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो सब कैमल केस में ही होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शन होता है लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, टू लोअर केस, जो कि हमारी स्ट्रिंग को लोअर केस यानी कि छोटी ABCD या स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। उसको भी लिखने का तरीका कुछ ऐसा ही है। लिखेंगे SOPLN, अपने वेरिएबल का नाम जिसमें हमारी टेक्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है या स्ट्रिंग पड़ी हुई है, फिर लिखेंगे टू, लोअर का L बड़ा, फिर केस का C बड़ा, पैरेंथेसिस लगाए और फाइनली SOPLN का पैरेंथेसिस बंद। तो लोअर केस क्या करेगा, इसे लोअर केस में कन्वर्ट करके तब प्रिंट कर देगा। चाहे अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, ये जब आंसर देगा तो वो उसे अपर केस या फिर लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। लेकिन इससे ओरिजिनल जो टेक्स्ट है यानी कि ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर जो भी पड़ी हुई वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस ये क्या करेगा, ये उसको कन्वर्ट करके आउटपुट दे देगा आपको। लेकिन अगर आप कन्वर्ट करके किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको, तो आपको इस लाइन को लिखते समय इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू करके एक नया वेरिएबल देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का नया वेरिएबल बना लिया, अप नाम का वेरिएबल बनाया और एक लो नाम का वेरिएबल बना लिया, और दोनों ही स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हैं क्योंकि दोनों में जो नया आउटपुट आएगा वो भी एक स्ट्रिंग ही होगा, इसलिए मैंने इनको भी स्ट्रिंग बनाया हुआ है। लिखेंगे अप इज इक्वल टू माई टेक्स्ट यानी अपने वेरिएबल का नाम, फिर टू अपर केस। यहाँ पर SOPLN में नहीं लिखा है इसलिए कोई पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा बंद नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर माई टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसे अप वेरिएबल में असाइन कर देगा। तो यहाँ पर हम फाइनली अप वेरिएबल में क्या कर पा रहे हैं, कन्वर्ट करने के बाद अपर केस में उस वैल्यू को स्टोर भी कर पा रहे हैं। अब अगर आप अप वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो अपर केस वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो चुकी होगी और इसे प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार से लोअर केस के लिए भी हम कर सकते हैं, लो इज इक्वल टू माई टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस। तो ये क्या करेगा, लोअर केस में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद जो नई लोअर केस में स्ट्रिंग आई है उसे लो नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और इसे अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी कोई फंक्शन के नाम के बीच में कहीं स्पेस नहीं होता है, और स्पेस ना होने की वजह से ही यहाँ पर सभी वर्ड अच्छे से पता चले, इस वजह से यहाँ पर कैमल केस को बनाया गया है। पहले वर्ड का पहला लेटर छोटा और बाकी सभी वर्डों के पहले लेटर बड़े, ये देखिए। इसी तरीके से जावा में किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी अल्फाबेट या फिर किसी वर्ड की पोजीशन को निकालने के लिए भी हमारे पास एक मौजूद होता है फंक्शन जिसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन। आइए उसका भी यूज देख लेते हैं। जावा में किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी अल्फाबेट या फिर वर्ड को ढूंढने के लिए इंडेक्स ऑफ फंक्शन को बनाया गया है, और इसका यूज कैसे होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास यही हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है और इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, किसी वर्ड जैसे कि हेल्प्स वर्ड की पोजीशन को निकालना चाहते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, SOPLN अपनी स्ट्रिंग का नाम कि इस स्ट्रिंग में जाओ डॉट इंडेक्स ऑफ फंक्शन को लगाएंगे। लिखेंगे इंडेक्स, पहले वर्ड का पहला लेटर छोटा और दूसरे वर्ड यानी कि ऑफ का ओ बड़ा, और डबल कोट के अंदर हम वो वर्ड दे देंगे जिस वर्ड की पोजीशन हमें निकालनी है। अब ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में जाएगा और इंडेक्स निकाल के लाएगा इस स्ट्रिंग का या फिर इस वर्ड का। हेल्प्स वर्ड की जो भी पोजीशन होगी वो इंडेक्स ऑफ फंक्शन हमें रिटर्न करके दे देगा। अब बात करते हैं कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन में इंडेक्स का मतलब क्या है। जब भी कोई स्ट्रिंग, जैसे कि कोई नाम ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि एक छोटा सा नाम ले लेते हैं अरुण, ARUN। ये मेमोरी लोकेशन से हर एक ब्लॉक के अंदर एक एक अल्फाबेट को स्टोर कराया गया है। इसी प्रकार से मेमोरी में किसी स्ट्रिंग को सेव कराया जाता है, एक एक बॉक्स के अंदर एक एक अल्फाबेट। तो यहाँ पर जो अल्फाबेट्स का क्रम है, यहाँ पर पहले वाला जो बॉक्स होता है वो इसकी पोजीशन 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है। यानी कि जितने भी ब्लॉक होंगे हर एक ब्लॉक में अंदर हम एक अल्फाबेट को स्टोर कराएंगे, और ब्लॉक की जो पोजीशंस होती है वो 0 से स्टार्ट की जाती है, और इसी पोजीशन को हम स्ट्रिंग में इंडेक्स बुलाते हैं।
आगे चलकर हम एरेज पढ़ेंगे। एरेज में भी ऐसा ही होता है, जिसमें भी क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर का यूज़ किया जाता है। इंडेक्स नंबर ब्लॉक की पोजीशंस होती हैं या फिर अल्फ़ाबेट की पोजीशन होती है। और स्ट्रिंग में भी इसी प्रकार से जो पोजीशंस होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ काउंट करी गई थी वो 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रही थी। तो लेंथ जब भी कैलकुलेट होगी तो वो 1 2 3 4 करके काउंट होती है, लेकिन जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ फंक्शन भी क्या करेगा, हमारे हेल्प वर्ड का जो भी इंडेक्स नंबर होगा वो निकाल के देगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स नंबर किस प्रकार से काम करता है। इनको हम पहले मिटा देते हैं। तो इंडेक्स नंबर यहाँ G से चालू होगा, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 एक स्पेस 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस 10 11 12 13 14 फिर एक स्पेस 15 16 17 18 19 20 20 के बाद एक स्पेस होगा 21, फिर उसके बाद हेल्प आएगा 22 पोजीशन पे। तो हेल्प की जो पोजीशन है वो 22 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, इस वजह से आंसर इसका 22 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी स्ट्रिंग के अंदर जाकर के किसी वर्ड या फिर किसी अल्फाबेट को ढूंढ सकते हैं और उसका इंडेक्स नंबर निकाल करके प्रिंट कर सकते हैं। अपर केस और लोअर केस फंक्शनों की तरह हम इसे भी किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर SOPLN का जो एक ब्रैकेट है वो मैंने भूल गया था। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अपर केस और लोअर केस फंक्शन को हमने वेरिएबल में स्टोर कराया था, उसी तरीके से हम इसको SOPLN में डायरेक्ट ना लिख करके किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं इक्वल टू करके आगे, और उस वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्ट्रिंग के ऊपर सभी प्रकार के ऑपरेशंस कर पाते हैं जावा के अंदर। जावा में स्ट्रिंग के ऊपर बनाए गए जो फंक्शंस होते हैं वो और भी है, बहुत सारी लिस्ट है फंक्शनों की, लेकिन ये हमारे मेन फंक्शंस थे जो जावा में अवेलेबल होते हैं और जिनका हमें बार बार यूज करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के ऊपर बनाए गए जितने भी फंक्शंस हैं आप लोगों को सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पर भी समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं ब्लूजे। डबल क्लिक करते हैं ब्लूजे के ऊपर। ये है हमारा ब्लूजे एंड ये हमारा ब्लूजे ओपन हो रहा है। यहाँ पर न्यू क्लास बटन के ऊपर यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड करेंगे क्लिक और यहाँ पर अपनी क्लास का नाम दे देते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन नाम की एक क्लास बना लेता हूँ। ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिंग नाम से आपको क्लास नहीं बनानी है, स्ट्रिंग नाम से पहले से एक क्लास बनी होती है जिसका हम यूज आज देखने वाले हैं। इस वजह से हम अपनी क्लास का नाम स्ट्रिंग नहीं देंगे, स्ट्रिंग फंक्शन देंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पर मैं R लगा लेता हूँ। ओके पे करते हैं क्लिक, ये हमारी क्लास आ गई है। विंडो को डबल क्लिक करके बड़ा कर लिया और कंट्रोल A एंड यहाँ पर पब्लिक क्लास स्ट्रिंग फंक्शन। ध्यान रखिएगा क्लास का नाम का पहला लेटर बड़ा होना चाहिए। अंदर आए पब्लिक स्टार्टिंग वर्ड में लिखते हैं, अंदर स्ट्रिंग args यहाँ पर आकर के हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का। तो हम अपनी पहले स्ट्रिंग क्लास का नाम लिखेंगे, इसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि str नाम का वेरिएबल ले लिया। इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूं जैसे कि गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स। सेमीकोलन लगा देते हैं और बाहर निकलते हैं। यहाँ पर system.out.println यहाँ पर अपनी str वेरिएबल को करते हैं प्रिंट। देखते हैं कि हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होती है या नहीं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा उसके अंदर दी गई वैल्यू डबल कोट्स के अंदर हम रखते हैं, तभी जाकर के ये स्ट्रिंग बनता है। तो डबल कोट क्या है, सिंटैक्स का पार्ट है। तो अंदर दिया गया टेक्स्ट यानी कि गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, ये हमारा आउटपुट str के अंदर आ जाना चाहिए। कंपाइल पे करते हैं क्लिक एंड क्लोज करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन में हमारी क्लास ये है। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, वर्ड मेन पे जाएंगे और ओके पे करेंगे क्लिक। ये देखिए हमारी स्ट्रिंग सक्सेसफुली आ चुकी है। कट करते हैं, वापस चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हम दो स्ट्रिंग और ले लेते हैं। एक स्ट्रिंग fname नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैं अपना नाम दे देता हूँ धीरेन्द्र, डबल कोट बंद, कॉमा करके एक lname नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपना सरनेम दे देता हूँ शुक्ला, सेमीकोलन लगा देते हैं। और अब हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं system.out.println fname प्लस lname को।
अब हम यहाँ पर दो वेरिएबल की अंदर लिखी गई टेक्स्ट वैल्यूज को कॉन्काटिनेट कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों कॉन्काटिनेट होकर के किस प्रकार से दिखते हैं। कंपाइल कर दिया मैंने, कंपाइल पर क्लिक करके एंड क्लोज पे आते हैं एंड राइट क्लिक करके ओके पे करते हैं क्लिक। ये देखिए धीरेन्द्र शुक्ला कॉन्काटिनेट हो गया है, आगे पीछे रख करके इसने मर्ज कर दिया दोनों को। कट पे करते हैं क्लिक, वापस आते हैं। अगर हम धीरेन्द्र शुक्ला के बीच में स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने, डबल कोड लगाएंगे प्लस ऑपरेटर के बाद, फिर एक स्पेस देंगे, फिर डबल कोड बंद करके अगेन मैं एक प्लस का ऑपरेटर लगाऊंगा, यानी कि fname वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, फिर एक स्पेस डबल कोड के अंदर प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद फिर से lname वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दो वेरिएबल के बीच में हम स्पेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। कंपाइल किया, क्लोज किया एंड अगेन देखते हैं आउटपुट हमारा सही आ रहा है कि नहीं। ओके पे किया क्लिक, ये देखिए हमारा धीरेन्द्र शुक्ला दोनों प्रिंट हो रहे हैं और दोनों बीच में एक स्पेस भी आ रहा है। कट करते हैं और वापस आते हैं। यहाँ पर अगर हम अपनी स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पर देखते हैं जब हम अपनी str वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अपनी लेंथ को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे str के बाद str.length LENGTH पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हमें कोई वैल्यू नहीं देनी है, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग str की जो भी लेंथ होगी वो आ जाएगी। अच्छे से समझने के लिए मैं आगे डबल कोट के अंदर एक मैसेज भी लिख देता हूँ जिसे मैं कॉन्काटिनेट कर दूंगा। यहाँ पर आगे लिख के आ जाएगा लेंथ इज इतना। तो यहाँ पर ऊपर fname और lname की वैल्यू कॉन्काटिनेट होगी, नीचे लेंथ इज जो कि एक टेक्स्ट वैल्यू है इसके साथ जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वो काउंट होकर के आ जाएगी। कंपाइल पे करते हैं क्लिक, क्लोज करते हैं एंड राइट क्लिक करके वर्डमेन में जाते हैं, ओके पे करते हैं क्लिक। ये देखिए 36 हमारी लेंथ आ गई है। चलिए काउंट भी कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 ये स्पेस है, 5 6 7 8 9 के बाद 10 वाला एक स्पेस, 11 12 13 14 15 16 स्पेस है, 17 18 19 के बाद 20 स्पेस है, 21 22 23 24 25 के बाद ये एक स्पेस है, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 हमारी लेंथ आ रही है। अगेन ये देखिए हमारी 36 लेंथ आ रही थी या नहीं, ये हमारी 36 देखिए लेंथ आ रही है। उम्मीद करता हूँ लेंथ फंक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। इसी तरह से आप str.length लगा करके किसी वेरिएबल में भी इसकी लेंथ को रख सकते हैं और वेरिएबल को यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं len नाम का वेरिएबल। len में आएगी एक इंटीजर वैल्यू काउंट होकर के, तो मैं ऊपर जब लेंथ को डिक्लेयर करूंगा तो यहाँ पर इंट टाइप का दे दूंगा लेंथ को, और यहाँ पर हम len बराबर वो फंक्शन लगा देते हैं str.length। ध्यान रखिएगा str.length तब काउंट करेगा लेंथ जब str में कोई वैल्यू हो। ये लाइन हम ऊपर लिख रहे हैं और ऊपर उस समय हमारे पास str की कोई भी वैल्यू नहीं है। str की वैल्यू तो हम नेक्स्ट लाइन में ले रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर, तो वैल्यू तो हम बाद में डाल रहे हैं, ऊपर लेंथ पहले कैलकुलेट कर ले रहे हैं, इसलिए हम लेंथ वाली लाइन को यानी कि इस लाइन को यहाँ से कट कर लेते हैं और अपनी स्ट्रिंग देने के बाद वाली लाइन में इसको लिख देते हैं। अब ये सक्सेसफुली रीड कर सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेंथ नाम का एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है और उस वेरिएबल के अंदर अपनी लेंथ को काउंट करके रख रहे हैं और लेंथ वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर ले रहे हैं। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, ये देखिए यहाँ पर वर्डमेन ओके, ये देखिए अभी भी लेंथ हमारी सक्सेसफुली आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास स्ट्रिंग में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अपर केस एंड लोअर केस के लिए फंक्शंस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं अपर केस, और किसका अपर केस चाहिए, हमें यहाँ पर लगाना है str.to अपर केस। तो टू का टी छोटा, अपर का यू बड़ा, फिर केस का सी बड़ा, केस के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर लोअर केस लिख देते हैं नीचे, यहाँ पर भी str.to लोअर का एल बड़ा, केस का सी बड़ा, पैरेंथेसिस लगाएंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। तो यहाँ पर टू अपर केस फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और इसी तरह से टू लोअर केस क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं एंड राइट क्लिक करके वर्डमेन और ओके पर करते हैं क्लिक। ये देखिए अपर केस हमारी स्ट्रिंग, ये देखिए अपर केस में आ रही है पूरी की पूरी स्ट्रिंग, उसी तरह से लोअर केस वाली स्ट्रिंग में देखिए लोअर केस में आ रही है पूरी की पूरी स्ट्रिंग। उम्मीद करता हूँ ये फंक्शंस भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए हैं। लेन फंक्शन की तरह हम अपर केस और लोअर केस फंक्शंस को भी
किसी वेरिएबल में होल्ड करके हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर टू अपर केस और टू लोअर केस फंक्शनों को किसी वेरिएबल में अगर होल्ड कराएंगे तो इनसे रिटर्न होने वाली जो वैल्यू है वो एक टेक्स्ट है, यानी कि स्ट्रिंग है। तो उस वेरिएबल के अंदर जिस वेरिएबल में आप स्टोर करेंगे उसको भी आपको स्ट्रिंग ही लेना होगा, वहां पर आप इंटीजर मत लीजिएगा। एक करके मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर टू अपर केस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर अप नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और अब ऊपर वेरिएबल जब देंगे तो वहां पर स्ट्रिंग टाइप का बनाना होगा हमें, स्ट्रिंग अप। और यहाँ पर स्ट्रिंग देने के बाद हम नीचे आकर के जब हम स्ट्रिंग str वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू दे चुके हैं, इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे कहीं पर भी अप बराबर अपना ये फंक्शन लगा देंगे और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये देखिए कि अपर केस फंक्शन अपर केस में कन्वर्ट करेगा इस स्ट्रिंग को, अपर केस में कन्वर्ट करके अप वेरिएबल में स्टोर कर देगा और अप वेरिएबल को जब हम प्रिंट करेंगे तो वो अपर केस में हमें प्रिंट करके दे देगा। इसी तरह आप लोअर केस के लिए भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, कंपाइल करते हैं, क्लोज पे करते हैं क्लिक, राइट क्लिक, वर्डमैन एंड ओके। ये देखिए हमारा अभी भी अपर केस में आंसर सक्सेसफुली आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने इंडेक्स ऑफ फंक्शन की तरफ। अब हम इंडेक्स ऑफ प्रिंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, लगाते हैं इंडेक्स इज, जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट है, प्रिंट होकर के आएगा। उसके आगे हम इंडेक्स प्रिंट कराते हैं, किसका, str में जाओ, डॉट इंडेक्स का आई छोटा रहेगा और ऑफ का वो बड़ा, ब्रैकेट लगाएंगे यानी कि पैरेंथेसिस, और उसके अंदर हम दे देंगे डबल कोट के अंदर अपना वो वर्ड जिसे हम ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि मैं हेल्प्स को ही ढूंढना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हेल्प्स का जो भी इंडेक्स नंबर होगा वो आ जाएगा। देखते हैं, गॉड जी हमारा 0 नंबर इंडेक्स है, 1 2 3 पर है स्पेस और 4 पे है हमारा हेल्प का h, तो हमारा 4 इंडेक्स आना चाहिए आंसर को। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं एंड राइट क्लिक करके वर्डमैन और ओके। ये देखिए हमारा इंडेक्स 4 आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जाकर के किसी वर्ड को या फिर किसी अल्फाबेट को ढूंढ सकते हैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन की मदद से, या फिर ऐसे कहें कि उस अल्फाबेट या फिर वर्ड का इंडेक्स नंबर देख सकते हैं, यानी कि पोजीशन देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सभी फंक्शन और उनके काम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के ऊपर बनाए गए जितने भी फंक्शंस हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।